नमस्कार दोस्तों, मैं रत्नेश सर आप सभी का स्ट्रीट 91 में स्वागत करता हूं। और कैसे हैं दोस्तों आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, जहां भी होंगे मस्त होंगे। दोस्तों आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आऊं। जैसा कि आप जानते हैं हमारे एग्जाम में कई बार इस टॉपिक से हमेशा दोस्तों 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आप सभी जानते हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए दोस्तों बहुत ही ध्यान से कॉपी कलम लिए रहिएगा, लिखते चलिएगा और सारे क्वेश्चन नोट करते चलिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आइए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन दोस्तों। बात करते हैं, ये स्टडी 91 में कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है दोस्तों। आप सभी जानते हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी गई है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की बात करते हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी NEP 2020। सबसे पहले आपसे होता है कि इसका फुल फॉर्म क्या है। पहला क्वेश्चन है कि फुल फॉर्म क्या होता है। तो फुल होता है, N से होता है नेशनल, E से होता है एजुकेशन पॉलिसी यानी नई शिक्षा नीति। दोस्तों नई शिक्षा नीति 2020, जो नई शिक्षा नीति 2020 थी, हमारा प्रश्न उठता है कि आखिर ये कैसी शिक्षा नीति है। तो आप जानिए, ये शिक्षा नीति है दोस्तों थर्ड शिक्षा नीति है, यानी तीसरी शिक्षा नीति है। कौन सी शिक्षा नीति है? तीसरी। और जो सर्वप्रथम हमारी फर्स्ट शिक्षा नीति आई थी वो 1968 में आई थी। दूसरा प्रश्न हमारा ये बनता है कि आखिर शिक्षा नीति सर्वप्रथम आई तो कब आई? सर्वप्रथम जो आई पहली शिक्षा नीति थी दोस्तों हमारी, वो थी 1968 में। और दूसरी शिक्षा नीति दोस्तों 1986 में थी, 1986 में थी। ये तो हमें पता चल गया कि भाई जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है वह हमारी तीसरी शिक्षा नीति है। और हमें ये पता करना है कि इस समय जो हमारे PM थे, जो हमारे प्रधानमंत्री थे, वो कौन कौन थे। अगर बात करें सर्वप्रथम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968 में जो हमारी PM थी दोस्तों, वो थी इंदिरा गांधी थी। कौन थी? वो इंदिरा गांधी थी। कौन थी? इंदिरा गांधी थी। दूसरी बात करें दोस्तों, तो हमारा फिर उसके बाद जो हमारी सेकेंड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई 1986 में, 1986 में, तो उस समय हमारे PM थे दोस्तों राजीव गांधी। कौन थे हमारे PM? हमारे PM थे राजीव गांधी जी। PM थे, कौन थे? राजीव गांधी हमारे PM थे। और आप सभी जानते हैं, मुझे मालूम है कि हमारे जो तीसरी शिक्षा नीति आई यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, इस समय हमारे PM कौन थे? हमारे PM थे नरेंद्र मोदी जी। कौन थे? नरेंद्र मोदी जी, जिनका पूरा नाम था दामोदर दास। हाँ ठीक है, नरेंद्र मोदी दोस्तों आपके थे। नरेंद्र मोदी जी ने 2020 में नई शिक्षा नीति लाई। इसमें कई बदलाव किए, कई परिवर्तन किए, जिससे कि शिक्षा में सुधार किया जाए। क्या किया जाए? शिक्षा में सुधार किया जाए। दूसरा प्रश्न बनता है कि आखिर ये शिक्षा नीति कितने वर्ष बाद आई। तो यह शिक्षा नीति 34 वर्ष बाद आई। कितने वर्ष बाद आई? 34 वर्ष बाद यह शिक्षा नीति आई। दोस्तों सोचिए आप, पहली 1968 में, दूसरी 1986 में, फिर 2020 में आप मूल्यांकन कर सकते हैं और गणना कर सकते हैं कि 34 वर्ष बाद फिर से ये नई शिक्षा नीति लाई हमारे शिक्षा में सुधार के लिए। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट जानते हैं अध्यक्ष कौन थे। आखिर इसके अध्यक्ष कौन थे? हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये हमारे इसरो के पूर्व चीफ, जो इसरो के पूर्व चीफ थे दोस्तों, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट करते चलिएगा, कॉपी कलम आज लिए रहिएगा दोस्तों। आज आप कॉपी कलम लिए रहिएगा, अपनी शॉर्ट्स नोट्स आप बनाते चलिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में NEP 2020 से 2 से 3 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन नहीं 2 से 3 क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। ये मैं 101% लिख के आपको दे दूंगा। आप जब 20 अगस्त को एग्जाम दे के आएंगे सीटेट का, फिर आप कहेंगे कि हाँ रत्नेश सर ने कही थी जो बात, बिल्कुल सही कही थी, और इससे आपके 2 से 3 क्वेश्चन आए। ठीक है दोस्तों, चलिए तो आप अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो आप कर पाएंगे, नहीं तो फिर नहीं कर पाएंगे। तो अध्यक्ष से पूर्व चीफ कौन थे? कस्तूरी रंगन जी थे। इनका उद्देश्य क्या था? आखिर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का उद्देश्य क्या था? भारत में स्कूल और उच्च शिक्षा प्रणालियों में परिवर्तनकारी सुधारों का मार्ग प्रशस्त करना। जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है, जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी थी दोस्तों, जो हमारी शिक्षा व्यवस्था थी, इसको हमें क्या करना है? इसको हमें सुधारना था। मेन हमारी सरकार की हाँ कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए कि हम शिक्षा को और भी ज़्यादा प्रगतिशील बना सके, और भी ज़्यादा विकासशील बना सके, शिक्षा और भी ज़्यादा विकसित हो सके और सरलता पूर्वक हर एक व्यक्ति को शिक्षा प्राप्त कर सके, और शिक्षा के प्रति क्या हो? वो जागरूक हो, हर एक व्यक्ति क्या हो सके? शिक्षित हो। ये चीज़ है। तो इसका दोस्तों ये चीज उसमें परिवर्तित किया गया, सुधारों का मार्ग प्रशस्त किया गया, उच्च शिक्षा प्रणाली से लेकर दोस्तों निम्न शिक्षा प्रणाली तक।
निवेशों का लक्ष्य क्या था? आपके नेशनल एजुकेशन 2020 निवेश की बात करें दोस्तों अगर, कि निवेशों का लक्ष्य क्या था? 2020 केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से शिक्षा के क्षेत्र पर जीडीपी, फिर इंपॉर्टेंट है ध्यान दीजिएगा, जो जीडीपी थी यानी कि निवेश का दोस्तों जो था केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से शिक्षा क्षेत्र पर 6% हिस्से के बराबर निवेश का लक्ष्य था। कितना लक्ष्य था? 6% हिस्से के बराबर निवेश का लक्ष्य था जीडीपी का। तो ये आपके क्वेश्चन तैयार है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चीजों को ध्यान रखिएगा। कौन थे इसके अध्यक्ष? दोस्तों इसरो के पूर्व चीफ डॉक्टर के कस्तूरी रंगन इसके अध्यक्ष थे। उद्देश्य क्या था? भारत में स्कूल और उच्च शिक्षा प्रणालियों में परिवर्तनकारी सुधारकों का मार्ग प्रशस्त करना, शिक्षा को और भी ज्यादा दोस्तों प्रभावकारी बनाना और भी विकसित बनाना। निवेश का लक्ष्य, कितना निवेश था? निवेश का लक्ष्य क्या था? केंद्र व राज्य सरकार दोनों के सहयोग से शिक्षा क्षेत्र पर जीडीपी का 6% हिस्से पे बराबर निवेश का लक्ष्य था। ये थे दोस्तों जानकारी। नेक्स्ट चलते हैं, नेशनल एजुकेशन 2020 दोस्तों, ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। इसरो के प्रमुख डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में शिक्षा नीति को लेकर नई समिति का गठन किया गया था और मई 2019 में, कब? मई 2019 से ही इसकी प्लानिंग स्टार्ट हो गई थी दोस्तों। में कस्तूरी रंगन समिति ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति का नया रूप सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया। इन्होंने शिक्षा नीति की नई दोस्तों वो किसके समक्ष प्रस्तुत की? सरकार के। सरकार को बहुत ही अच्छी लगी ये नीति और उन्होंने कहा कि चलिए इस नीति को लागू किया जाए और नई नीति 2020 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी मिलने पर इसे लागू कर दिया गया। इसे क्या कर दिया गया? लागू कर दिया गया। मोदी जी को बहुत अच्छी लगी ये स्कीम और उन्होंने लागू कर दी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कैबिनेट द्वारा MHRD यानी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। दोस्तों पहले क्या था? जो कैबिनेट द्वारा था, जो हमारा था, उसका नाम क्या था? MHRD यानी कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम परिवर्तन करके अब शिक्षा मंत्रालय दोस्तों, एजुकेशन मिनिस्ट्री रख दिया गया। क्या कर दिया गया? एजुकेशन मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन मिनिस्ट्री। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रख दिया गया। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन क्या रख दिया गया नाम? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जो कि आपका MHRD था, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट था, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम परिवर्तित करके इसका नाम क्या कर दिया गया? शिक्षा मंत्रालय के नाम से रखा गया, यानी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन दोस्तों। ठीक है, ये रखा गया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा क्योंकि ये आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। सीटेट में ये क्वेश्चन पुटअप हुआ है कि पहले इसका क्या नाम था? MHRD का नाम बदल के अब क्या कर दिया गया? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया, शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। क्या कर दिया गया? शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाने लगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार 2030 तक क्या टारगेट है दोस्तों? ये भी जानना आपका बहुत ही वो है। 2030 तक अध्यापन के लिए न्यूनतम डिग्री जो अध्यापन दोस्तों यानी शिक्षक बनने के लिए, क्या है? शिक्षक बनने के लिए आपको टीचर बनने के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत बीएड। दोस्तों आप सभी जानते हैं पहले हमारा बीएड कितने का था? 1 वर्ष का था। क्या हुआ? 1 वर्ष का हुआ। फिर संशोधन हुआ कि नहीं भाई 1 वर्ष नहीं रखा जाए, थोड़ा सा बढ़ाया जाए। फिर हमारा बीएड कितना हो गया? 2 वर्ष का हो गया। कितने का हो गया? 2 वर्ष का हो गया। अब जो हमारा बीएड होगा वो कितना होगा? 2030 तक लग 4 वर्ष का हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों? 4 वर्ष का हमारा बीएड माना जाएगा। तो ये चीज है, ये संशोधन किया गया कि भाई ये हम अध्यापन के 4 वर्ष के बीएड डिग्री का होना अनिवार्य किया गया। तो ये परिवर्तन धीरे धीरे हुए दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है नई नीति 2020 के अनुसार विद्यालय की शिक्षा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार वर्तमान की शिक्षा 10+2 वाली है। क्या है वर्तमान की शिक्षा? 10+2 यानी 1 से 12 तक। क्या दोस्तों? 1 से 12 तक हमने शिक्षा प्रदान कर ली। हम लोग जानते थे भाई 10+2 एक कक्षा क्लास से हमारा नाम लिखाना स्टार्ट हो जाता था और हम पढ़ना शुरू कर देते थे 1 से 12 तक स्कूल चलो भाई। ठीक है, तो 10+2 हम सभी जानते थे भाई 10+2 शिक्षा नीति हमारी है वर्तमान की। विद्यालय व्यवस्था को 3 से 18 के सभी बालकों के लिए पाठचर्या शिक्षण शास्त्रीय आधार पर 5+3+4 की नई व्यवस्था में करने की बात करती।
पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाई गई, नई चीजें की गई, क्या 5+3+3+4। अब आप कहेंगे सर ये क्या है नई व्यवस्था, इसमें तो हम 1 से 12 वो कर लिए थे, इसमें क्या है? तो इसमें बात करें दोस्तों, जो ये 5 वर्ष है, ये 5 वर्ष की बात करें, ये जो हमारा 5 वर्ष है, ये हमारा जो 5 वर्ष है दोस्तों, इसमें 3 वर्ष तक हम कहाँ रहेंगे? आंगनबाड़ी में रहेंगे। कहाँ रहेंगे दोस्तों? 3 वर्ष तक हम आंगनबाड़ी में दोस्तों अपना रहेंगे। आंगनबाड़ी में आप जानते हैं दोस्तों, आंगनबाड़ी में आप जाते हैं, आपको खाना मिलता है, पढ़ाई मिलती है और खेलना भी होता है। जब जहाँ पे दोस्तों हमें आंगनबाड़ी में भोजन की भी व्यवस्था है, हमें खेलने की भी व्यवस्था है और हमें खेल खेल में शिक्षा की भी व्यवस्था की गई है, तो हर एक बच्चा जाएगा कि नहीं जाएगा? पहले आप सभी जानते हैं, हम सब जब छोटे थे, बालक थे, तो स्कूल जाने से बहुत ही ज्यादा रोते थे। हाँ, अरे कुछ ना, आज बुखार हो गया पापा, आज मम्मी, आज बुखार हो गया, आज तो स्कूल नहीं जाएंगे भाई किसी भी कंडीशन में। हाँ, तो थर्मामीटर भाई ये हो जाता था, बहुत बुखार है, आज पेट वोट में बहुत दर्द हो रहा, कुछ भी अच्छे बहाने हम लोग पर डे बनाते थे, रोना स्टार्ट कर देते थे बच्चे। जो 3 वर्ष के बच्चे कितना दोस्तों छोटे होते ही आप जानते हैं, तो हम बहाना बनाते थे, हम नहीं जाए। तो सरकार ने ये सोचा कि किस प्रकार से बच्चों को आकर्षित किया जाए, किस प्रकार से बच्चों को यानी कि शिक्षा के लिए जागरूक किया जाए और वो रोए भी ना, वो भी ना हो। तो उन्हें ये हुआ कि भाई चलिए भोजन की व्यवस्था भी प्रदान की जाए। और जो गरीब परिवार के बच्चे थे दोस्तों, वो कहते थे कि भाई कैसे हम विद्यालय का पैसा दें, तो ये हुआ कि भाई निःशुल्क आपको शिक्षा प्रदान की जाएगी। बस शिक्षा ही नहीं, आपको भोजन भी मिलेगा आपके बच्चों को, आप निश्चिंत रहिए, आप बस उसको भेजिए स्कूल, ठीक है। तो ये भी उनका एक मेन मोटो था आपकी सरकार का। और खिलाया भी जाता था, भोजन भी कराया जाता था और शिक्षा भी प्रदान की जाती थी। तो ये बहुत ही अच्छी व्यवस्था थी आपकी आंगनवाड़ी की। अब ये 3 वर्ष आपने तो आंगनवाड़ी में बिता दिए, बचे 2 वर्ष। कितने बचे? 2 वर्ष और बचे। तो 2 वर्ष आप क्या करते थे? क्लास 1 और 2 दोस्तों, 1 और 2 में आपका एडमिशन कर दिया जाता था। क्लास 1-2 तक आप 2 वर्ष तक हो, ये आपके हो गए कितना? 5 वर्ष। क्या हो गए? आपके 5 वर्ष व्यतीत हो गए ये आपके। अब बचे आपके क्या? 3 वर्ष। ये आपका 3 वर्ष और बचा। क्या बचा? 3 वर्ष। अब दोस्तों जो ये 3 वर्ष बचा है, इसमें क्लास 3, 4 और 5, ये क्लास हमारी 3, 4, 5, 3 और 4, 5, इस क्लास में हम दोस्तों यहाँ पे अपना ये जो हमने यहाँ पे ये शिक्षा ग्रहण की, क्लास 3 में, क्लास 4, क्लास 5। इसके बाद हम आए, फिर 3 वर्ष हमारा ये है दोस्तों, फिर हम आए क्लास 6 में, फिर 7 में और फिर 8 में। यहाँ तक हमने शिक्षा क्लास की अपने अध्ययन प्राप्त की, क्लास 6, 7, 8 में। अब बचा हमारा 4 वर्ष। कितना बचा? अंतिम हमारा कितना बचा है? 4 वर्ष बचा है दोस्तों। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इजी है, बहुत ही बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि क्या है आखिर ये। तो बस दोस्तों पहले आप कंफ्यूजन यही 5 वर्ष में होती होगी। तो ये याद रखिएगा, 3 वर्ष हम कहाँ व्यतीत करते हैं? अपने आंगनवाड़ी में 3 वर्ष व्यतीत करते हैं। 2 वर्ष हम क्लास 1-2 में रहते हैं और बाकी चीजें आप समझ सकते हैं। 2 के बाद 3, 4, 5, फिर 6, 7, 8 और चौथा आता है हमारा दोस्तों 9, 10, 11 और 12। ये 4 साल हम व्यतीत करते हैं अपना यहाँ पे। क्लास 9 से हमारा एडमिशन होता है, 9, 10, 11 और 12। ये 4 वर्ष हमने यहाँ व्यतीत किए, हमने यहाँ पे शिक्षा की। अब 12 तक हमारी यानी इंटर तक हमारी शिक्षा क्या हो गई? इंटर तक हमारी शिक्षा कंप्लीट हो गई दोस्तों। इंटर तक हमारी शिक्षा क्या हो गई? कंप्लीट हो गई। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज है। अब आप समझ गए होंगे 5+3+3+3+4 का क्या मोटो था, क्या उद्देश्य है, क्या चीज है। इन सारी चीजों के बारे में बहुत ही सरलता से बहुत ही चीजें आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इससे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बहुत ही पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इससे आपसे क्वेश्चन बहुत ही पूछे जाते हैं। ठीक है, 2 वर्ष आंगनबाड़ी, फिर 2 क्लास 1 से 2, फिर आपका 3 वर्ष 3, 4, 5, फिर 6, 7, 8, चौथा आपका 9, 10, 11, 12। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब बात करते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सिद्धांत की बात करते हैं। आधार पे सिद्धांत, प्रिंसिपल्स की बात करते हैं। अंडरस्टैंडिंग दोस्तों, संरचनात्मक समझ क्या था इसका? संरचनात्मक समझ थी, कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग क्या थी? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार बालक की संरचनात्मक समझ पर अधिक जोर दिया गया। क्या किया गया? उसकी संरचनात्मक समझ पे बहुत ही अधिक जोर दिया गया कि रटन पद्धति, रूट लर्निंग सिस्टम, मेथड और केवल परीक्षा के लिए पढ़ाई पर। दोस्तों आप जानते हैं एनसीएफ 2005, एनसीएफ 2005, आरटी एक्ट 2009, आरटी एक्ट 2009
और दोस्तों हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, ये सभी कहते हैं कि रूट सिस्टम पे रटन पद्धति से के द्वारा बालक को शिक्षा नहीं देनी है, बालक को शिक्षा नहीं देनी है, बल्कि स्वयं करके सीखे। बालक कैसे सीखे, शिक्षा कैसे प्राप्त करे, स्वयं करके सीखे। दोस्तों क्या करे, स्वयं करके सीखे। लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय डूइंग, स्वयं करके चीजों को सीखे। स्वयं दोस्तों क्वेश्चंस को सॉल्व करे, किसी भी चीज को उसको दे दिया जाए और वो स्वयं उसका हल ढूंढे और वो चीजें तो स्वयं करके सीखे, तो वो ज्यादा देर तक सीख पाएगा और अच्छे ढंग से सीख पाएगा। तो ये चीज है, ये रखा केवल परीक्षा के लिए पढ़ाई पर, ठीक है। तो ये संरचना समझ अधिक पर बल दिया गया। नेक्स्ट है जैसे एग्जांपल, जैसे टू टू जा कितना होता है 4। अब हमने जैसे इसको एक एग्जांपल किया 4 + 3, दोस्तों 4 + 3 नहीं 4 + 4, चलिए 4 + 4 डिवाइडेड बाई 2। हमने कहा बेटा आओ जरा इसका आंसर बताओ, इसका आंसर बताओ। अब ये हमने इससे किससे पूछा, इसका आंसर हमने स्वयं नहीं बताया, हमने लड़के से पूछा और वो आएगा और इसका आंसर बताएगा। सर 4 + 4 8 हो गया, और इसको डिवाइडेड बाई 2, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब इससे हमें दो चीजों का पता चलता है, बालक के पूर्व ज्ञान का पता चलता है, बालक के हमें पूर्व ज्ञान का भी पता चल जाता है कि बालक का पूर्व ज्ञान कितना है, बालक को नॉलेज कितनी है। दूसरी चीजें हमें यह पता चल जाती है कि बालक का माइंड किस प्रकार का है, बालक का माइंड किस प्रकार का है, उसका नॉलेज किस प्रकार का है, वो यानी कि गुणा भाग मल्टीप्लाई डिवाइड जानता है कि नहीं जानता, उसकी कमी उसकी क्षमता इन द सेंस माइंड इन द सेंस उसकी क्षमता के बारे में हमें पता चल जाता है, उसकी क्षमता के बारे, और उसके अंदर एक आत्मविश्वास भी आता है, एक आत्मविश्वास आता है। और जब वो स्वयं चीज़ों को सॉल्व करता है तो उसके अंदर और कॉन्फिडेंस आता है, सारी चीज़ों का उसके अंदर क्या होता है, वो जागृत होता है, ठीक है, और क्लास में वो बताता है। तो ये चीज़ है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्वयं करके सीखे बच्चे। ये आपके स्टडी 91 में दोस्तों कुछ पुस्तकें हैं, आप सभी देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं सतत मूल्यांकन, कॉन्टिन्यूलेशन। फिर बात करता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी सतत मूल्यांकन पे। नेशनल 2020 के अनुसार बालक के सीखने के लिए सतत मूल्यांकन कॉन्टिन्यूलेशंस पर अधिक जोर दिया गया, ना कि साल के अंत में होने वाली परीक्षा। जो साल के अंत में होने वाली परीक्षा थी को केंद्र में रखकर शिक्षण और मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में मदद करना भी है दोस्तों। तो इस पे अधिक जोर दिया गया कि जो सतत मूल्यांकन है वो हमेशा हम उसका बच्चों का क्या करते रहे, मूल्यांकन करते रहे, बच्चों का मूल्यांकन करते रहे। मूल्यांकन इन द सेंस जो चीजें हम पढ़ा रहे हैं, जो चीजें हमने क्या की, बच्चों को पढ़ाई, जो चीजें हमने बच्चों को पढ़ाई, फिर हम क्या करेंगे, बच्चों से प्रश्न करेंगे, पूछेंगे, या आप मौखिक टेस्ट ले सकते हैं या लिखित टेस्ट ले सकते हैं। उसके बाद तुरंत हम उसका क्या करेंगे, सलूशन करेंगे। क्या करेंगे, तुरंत सलूशन करेंगे। तो इससे हमें दो चीजें पता चलेगी, जो हमारा शिक्षण कार्य है, जो हमारा शिक्षण है, जो टीचिंग है, वो हम अच्छे ढंग से कर रहे हैं कि नहीं, प्रभावकारी हो रही है, बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और दूसरी हमें ये समझ में पता चलेगा किस बच्चे को समझ में आ रहा है, किस बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है, ये भी तुरंत। अब दोस्तों हम वर्ष भर अगर वेट करते रहें, साल भर लास्ट में, तो ये तब तक समय बहुत ही ज्यादा बीत जाएगा। तो इसलिए तुरंत वर्ष के बाद भी हम रख के शिक्षण और मूल्यांकन कर सकते हैं, वो भी है, पर ये तुरंत हम मूल्यांकन करें। ये कहा गया कि भाई तुरंत मूल्यांकन कीजिए और तुरंत बच्चे का समाधान करिए। वही चीज है कि अधिक जोर दिया गया, ना कि साल के अंत में होने वाली परीक्षा को, जो साल के अंत में होने उस पर तो भी करते हैं, पर इतना ज्यादा उस पर जोर न दिया जाए। और केंद्र में रखकर शिक्षण हो, और मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में मदद करना। और मुख्य उद्देश्य जो होता है मूल्यांकन का, बच्चों के अधिगम कार्य में, यानी सीखने के कार्य का मुख्य उद्देश्य हो कि हाँ बालक को कितनी चीजें समझ में आ रही हैं, कितनी चीजें नहीं समझ में आ रही हैं, ये मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। ये नहीं कि अपनी आप थोड़ा सा नाराज हैं, घर से आपका मूड ऑफ है, तो बालक का मूल्यांकन, चलो आज तुम लोग की परीक्षा, पहले टीचर यही कहते थे और पिटाई शुरू, सारा गुस्सा, घर का गुस्सा उतारते थे बच्चों के ऊपर। तो ऐसा नहीं है, अब नहीं कर सकते, यही बात की गई। नेक्स्ट है बालक के विद्यालय में मूल्यांकन की विधि 2020 के अनुसार फॉर्मेटिव, शिक्षण अधिगम के दौरान, न कि प्रश्न पूछना। शिक्षण अधिगम के ही दौरान, जब आप पढ़ा रहे हैं उसी के दौरान ही आपको प्रश्न पूछना, ठीक है। समेटिव 6 माह और साल के अंत में होने वाली परीक्षा। जो फॉर्मेटिव होती है सतत मूल्यांकन, इन द सेंस शिक्षण के दौरान ही आप प्रश्न पूछ सकते हैं, उनका मूल्यांकन कर सकते हैं और आप उसका सॉल्व कर सकते हैं। और जो समेटिव होती है, जो 6 माह पे और साल के अंत में होने वाली परीक्षा होती है वो, ठीक है, ये कराया जाए आपके दोस्तों नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने कहा।
विद्यार्थियों की उन्नति, प्रोग्रेस का मूल्यांकन, एवोल्यूशन के लिए, प्रोग्रेस के लिए, एवोल्यूशन के लिए परख नामक, दोस्तों परख नामक एक नए नेशनल असेसमेंट सेंटर की स्थापना की गई। किसकी स्थापना की गई दोस्तों? विद्यार्थियों की उन्नति के लिए, उनके प्रोग्रेस के लिए दोस्तों परख, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि एवोल्यूशंस के लिए परख नामक एक नए नेशनल असेसमेंट सेंटर की स्थापना की गई, जिससे कि बच्चों की उन्नति के बारे में उनको वो जान सके, हम चीज़ों का पता कर सकें, ये चीज़ उनके मूल्यांकन कर सकें, ये चीज़। नेक्स्ट है नेशनल 2020 के अनुसार यह सीखना कि कैसे सीखना है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार यह सीखना कि कैसे सीखना है और मानकीकरण से लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी की और बदलाव का प्रस्ताव रखती है। हैप्पी टीचर्स डे। जैसे कि दोस्तों क्या होता है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में ये कहा गया कि बच्चों को आप सिखाइए नहीं, यह बताइए कि कैसे हमें सीखना है, कैसे हमें सीखना है। बच्चों को स्वयं करके सीखने दीजिए, स्वयं करके सीखने दीजिए, स्वयं करके सीखने दीजिए। कोई भी दोस्तों क्वेश्चन है, कोई भी प्रश्न है, कोई भी असाइनमेंट है, वो बच्चों को स्वयं करने दीजिए। बेटा चलो आज तुम सभी क्या करो, आज तुम सब लोग एक मछली का चित्र बताओ। क्या करो? एक मछली का चित्र बनाओ। अब सभी बच्चे क्या होंगे? मछली का चित्र बनाने लगेंगे। सभी बच्चे क्या करेंगे? मछली का चित्र बनाने लगेंगे। अब वो क्या करेंगे? पहले अपने माइंड में वो मछली की पिक्चर्स को सेव करेंगे, फिर वो सोचेंगे, फिर वो मछली के वो बनाना स्टार्ट करें। इससे क्या होगा? उनका तार्किक, उनका माइंड, मस्तिष्क क्या होगा? जब क्या होगा दोस्तों? तेज होगा। तो जब हम इस माइंड का प्रयोग करते हैं ना, तभी ये माइंड तेज होता है। नहीं तो क्या होता है, यानी बैठे बैठे जैसे आप देखते हैं ना लोहे में जंग लग जाता है, उसी प्रकार से जब इस माइंड का आप यूज नहीं करेंगे तो इसमें भी जंग लग जाएगा। इसी प्रकार से बच्चों का किसी भी तरह से उन्हें कुछ करने के लिए देते रहिए, वो करते रहें, पेंटिंग करते रहें, जो उसमें उनका इंटरेस्ट है वही। चलो बेटा आज ये बनाओ, हाँ ठीक है। कुछ बच्चे होते हैं कि आटे की लुई से, भाई माता जी लोग होती हैं आटे की लुई से, चलो बेटा आटे से ही तुम ए बनाओ, आटे से ही तुम बी बनाओ। हाँ तो हम लोग खूब बनाते थे आटे की लुई से, आपको बचपन में याद होगा कि खूब आप लोग खेलते होंगे। हाँ सांप वो तो बहुत ज़्यादा आप लोग बनाते थे, ओ बनाओ। हाँ तो ये चीज़ है, तो ये चीज है दोस्तों, उसका बदलाव रखा गया। और जो आपका स्टैंडर्ड हो, मानकीकरण से लचीलापन हो, जो आपका पाठ्यक्रम हो वो क्या हो? फ्लेक्सिबल हो। ठीक है, ये नहीं कि बहुत ही ज्यादा सख्त हो सिलेबस, बच्चों का ऊपर बहुत ज्यादा हम जोर दें, ये भी नहीं। ने इसका वो किया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। हर छात्र की विशिष्ट क्षमताओं, रचनात्मक, तार्किक सोच, नवचार और समालोचना चिंतन की पहचान करना और उसे समग्र विकास के लिए प्रयत्न करना। दोस्तों एक शिक्षक की यह जिम्मेदारी होती है, एक टीचर की यह जिम्मेदारी है। आप सभी भी ईश्वर करें शिक्षक बनने वाले हैं, तो आप सभी शिक्षक बने, तो शिक्षक की एक जिम्मेदारी होती है हर एक छात्र की क्षमता का पता करना, उसकी क्षमता की पता करना, आखिर उसकी कैपेसिटी क्या है, कितना उसको नॉलेज है, किस प्रकार से वो सीख सकता है, वो खेल विधि के माध्यम से सीखता है। जैसे दोस्तों हर एक बालक की अपनी अपनी क्षमता है, हम हर व्यक्ति की अपनी अपनी क्षमता होती है। कुछ बच्चे चीज़ों को रट के याद करते हैं, कुछ बच्चे लिख कर याद करते हैं, कुछ बच्चे सुन कर याद करते हैं दोस्तों, कुछ बच्चे आपस में डिस्कस करके, चर्चा करके याद करते हैं। तो ये अपनी अलग अलग चीज़ें हैं, चीज़ों को याद करने की, पढ़ने की, समझ करने की। ठीक है, तो वो चीज़ें, तो ये क्षमता होनी, उसको हमें बच्चों को पहचानी है कि उनकी रचनात्मक, उनकी तार्किक सोच क्या है, नवाचार और समालोचना चिंतन किस प्रकार से वो चिंतन करते हैं। इन सारी चीज़ों का पता एक शिक्षक को होना चाहिए, तभी दोस्तों वो उसकी समस्या का समाधान कर सकेगा, बालक की समस्या का समाधान कर सकेगा। और हर एक टीचर को दोस्तों, जब टीचर होता है वो जब जानता है कि मेरा कौन सा स्टूडेंट कितने पानी में है, किस स्टूडेंट की मैथ अच्छी है, किस स्टूडेंट की इंग्लिश अच्छी है, किस स्टूडेंट की हिंदी अच्छी है, तो वो सारी चीज़ें पता होती है। तो हमें भी प्रयत्न करना चाहिए। ठीक है, समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन बहुत ही अच्छी बात है, समावेशी शिक्षा बहुत ही अच्छा है, आप सभी जानते होंगे इसके बारे में, नहीं जानते तो इधर ध्यान दीजिएगा। सभी छात्रों को एक समान शिक्षा और अधिगम प्रदान करना ही, और कोई भेदभाव की भावना न होना ही क्या है? समावेशी शिक्षा है। ये सरकार द्वारा बहुत ही अच्छी नीति लाई गई, समावेशी शिक्षा की बात की गई कि कोई भेदभाव नहीं करना है दोस्तों, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, कुछ भी हो दोस्तों, चाहे वो विकलांग हो, चाहे वह विकलांग हो दोस्तों, कुछ भी हो। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत हर बालक को एक साथ बैठा के एक छत के नीचे हर बालक को शिक्षा प्रदान करना दोस्तों। ठीक है, ये नहीं कि हम किसी में भेदभाव रखें कि ये अमीर बच्चा है, गरीब बच्चा है, हिंदू है, मुस्लिम, कोई नहीं, कोई भेदभाव नहीं, सभी को एक समान शिक्षा प्रदान करना। जिस पर दोस्तों नदी का पानी सभी के लिए एक समान होता है दोस्तों। चाहे दोस्तों
आपका शेर भी पानी पिए, बकरी पानी पिए या मनुष्य पानी पिए, कोई भी पानी पिए, हर एक प्राणी के लिए एक समान होता है। उसी तरह से शिक्षा भी एक समान होती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यार्थी की अधिकतम लर्निंग प्रयोग एक्सपेरिमेंट होना चाहिए, जिससे कि वह स्वयं करके सीखे। जैसे मैंने आपको ना लर्निंग बाय डूइंग और प्रत्येक विषय कला और खेल को एकीकृत करना चाहिए। इस प्रकार नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने इस पे लर्निंग बाय डूइंग यानी स्वयं करके सीखने पर अधिक जोर दिया दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा के अनुसार भाषा बहुभाषिकता। अब लैंग्वेज की बात होती है कि राष्ट्रीय शिक्षा ने कहा कि जो बहुभाषिकता है, मल्टी लैंग्वेज में है दोस्तों। इस अनुसार नेशनल एजुकेशन 2020 के अनुसार बालक के लिए बहुभाषिकता एक क्या है, संसाधन, रिसोर्स का कार्य करती है। दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि बहुभाषिकता किसका कार्य करती है, रिसोर्स यानी संसाधन का कार्य करती है बालक के लिए। दोस्तों कई भाषा, क्योंकि बहुभाषिकता और विविधताओं को प्रोत्साहन देना एवं बहुभाषी होने के उच्च संज्ञानात्मक लाभ होते हैं। दोस्तों जब हम विद्यालय में जाते हैं तो विद्यालय में जब हम जाते हैं तो कई प्रकार के हमें छात्र मिलते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। दोस्तों सबकी धर्म अलग होती है, सबकी भाषा, लैंग्वेज, क्षेत्रीय भाषा और सबकी लैंग्वेज क्या होती है, अलग अलग होती है। तो वो भी हमारे लिए क्या है, एक संसाधन का रूप है, जो कि भाषा का हमें ज्ञान होता है। क्या होता है, हमें भाषा का ज्ञान प्रदान होता है दोस्तों। ठीक है, तो ये चीज है दोस्तों। ठीक है, एक संसाधन के रूप में कार्य करती है। नेक्स्ट चलें दोस्तों। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार विद्यार्थी की शिक्षा का माध्यम कक्षा 5 या कक्षा 8 या उससे आगे की भी कक्षाओं के घर की भाषा अर्थात मातृभाषा में, स्थानीय भाषा में होनी चाहिए। दोस्तों अगर हम, ये कहता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आपका कहता है कि जो विद्यार्थी के शिक्षा का माध्यम होना चाहिए वो कक्षा 5 या कक्षा 8 में उसकी मातृभाषा यानी मदर लैंग्वेज, किसकी, मदर टंग या मदर लैंग्वेज में होनी चाहिए। इससे क्या होगी, बच्चों के अधिगम में सरलता होगी। अधिगम में क्या होगी, या सीखने में क्या होगी, सरलता होगी। दोस्तों जब वो अपनी मातृ टंग के बारे में आप उसको बताएंगे या पढ़ाएंगे तो वो अच्छे ढंग से समझ पाएगा, सीख पाएगा, सरलता से वो चीज़ों को जान पाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ है। नेक्स्ट चलते हैं। नेशनल एजुकेशन 2020 के अनुसार भारत के अलग अलग राज्यों में 3 लैंग्वेज फार्मूला का अपनाएं, जैसे कि अपनी मातृभाषा, हिंदी, इंग्लिश, कोई मॉडर्न लैंग्वेज। दोस्तों आपकी 3 भाषा का भी बात की गई। भारत में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने 3 भाषा, 3 लैंग्वेज की बात की गई। उसके अंतर्गत एक हो गई अपनी मातृभाषा कि बालक को आप शिक्षा प्रदान करें उसकी मातृभाषा में। दूसरी हो गई क्या, हिंदी। दूसरी क्या हो गई, हिंदी। तीसरी दोस्तों इंग्लिश या कोई भी मॉडर्न लैंग्वेज जो कि आपको लगे कि सही है तो वो आप प्रदान कर सकते हैं। ठीक है, ये 3 भाषा में आपको शिक्षा प्रदान करनी है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार। लेकिन इस सूत्र में भी लचीलापन रखा जाएगा। त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत एक विकल्प के रूप में दूसरी भारतीय भाषा संस्कृत का भी अध्ययन करें। ये भी बात कही आपके नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ने। नेशनल 2020 के अनुसार कक्षा 6 के बालकों के लिए एक अतिरिक्त भाषा के रूप में, कक्षा 6 के बालकों, ध्यान रखिएगा क्लास 6 की बात हो रही है, बालकों के लिए एक अतिरिक्त भाषा के रूप में शास्त्रीय भाषा की बात की गई, क्लासिकल लैंग्वेज की भी बात की गई, जैसे तमिल हो गया, तेलुगु हो गया, कन्नड़, मलयालम, उड़ीसा, संस्कृत का भी अध्ययन करना। जैसे दोस्तों आप कभी जाएं, केरल जा रहे हैं, आप कहीं दूसरे देश में भी जा रहे हैं, दूसरे राज्य में अगर आप जा रहे हैं दोस्तों, तो आप वहाँ पे आप इन भाषाओं के बारे में भी आपको ज्ञान होना चाहिए, जिससे कि आप आसानी से वहाँ पे व्यापार कर सकते हैं, वहाँ पे अपना जीवन यापन कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए ये चीजें की गई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार भारत सरकार की एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल इस बात पर बल दिया गया। इसके फलस्वरूप विद्यार्थी अधिकांश रूप से प्रमुख भारतीय भाषाओं की उल्लेखनीय एकता के बारे में जानेंगे। और दोस्तों जो हमारी एकता है, अखंडता है, हमारी कई भाषाएं हैं, कितने धर्म हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में भी बालक क्या करेगा, जान पाएगा। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार दिव्यांगों के अधिकार। दिव्यांगों के बारे में जो अधिकार दिए गए दिव्यांग बालकों के, वो क्या है, देखिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के साथ दिव्यांगपन अधिकार अधिनियम 2016 RPWD जो का अधिकार लाया गया, कब लाया गया, 2016 में संशोधन करके यहाँ कहा गया कि समावेशी शिक्षा को एक ऐसी व्यवस्था के रूप में, दोस्तों ऐसी व्यवस्था के रूप में डिफाइन करता है जहाँ सामान्य व दिव्यांग सभी बच्चे एक साथ सीखेंगे। किसकी बात कर रहे हैं, समावेशी शिक्षा। मैंने अभी आपको बताया कि समावेशी शिक्षा के अंतर्गत चाहे दिव्यांग बालक हो, चाहे साधारण बालक हो, सामान्य बालक हो, कोई भी बालक हो दोस्तों,
हर एक बालक, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, हिंदू है मुस्लिम, हर एक बालक शिक्षा प्राप्त करेगा एक साथ बैठ के एक छत के नीचे। ठीक है, ये है। नेक्स्ट है 2020 के अनुसार प्रत्येक दिव्यांग बच्चे के लिए एक उपयुक्त इमारती ढांचा, उपयुक्त तकनीकी सुविधाएं और प्रत्येक विद्यार्थी के लिए एक शिक्षा और निजी शिक्षक के प्रावधान को बताया गया। जो दिव्यांग बालक हो दोस्तों, उनके लिए ऐसे दोस्तों व्हील चेयर है, जो व्हील चेयर है, व्हील चेयर का उपलब्ध होना चाहिए विद्यालय में। ऐसी बिल्डिंग होनी चाहिए कि आपका नीचे ही क्लास चलनी चाहिए जिससे आसानी से बच्चे जा सकें। अगर ऊपर क्लास है सेकंड फ्लोर पे, तो आपके उसके लिए लिफ्ट की व्यवस्था होनी चाहिए, लिफ्ट की व्यवस्था, जिससे सरलता से हर चीज़ की व्यवस्था बालक के, दिव्यांग बालक के अनुसार होनी चाहिए। ये भारत सरकार की दोस्तों ये प्रस्ताव था, इन्होंने ये निर्देश दिए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। बालक की पुस्तकें और पाठ्यक्रम। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने दोस्तों पाठ्यक्रम और पुस्तकों पे भी ध्यान दिया कि ये सारी चीजें किसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, बालक के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, स्टूडेंट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। सारी बात जो कही बालक के ही अकॉर्डिंग की गई, बालक को गॉड माना गया, ये याद रखिएगा, उसी के अकॉर्डिंग सारी चीजें रखी गई कि बालक को बोझ न लगे। ठीक है, ने 2000 कक्षा 6 के बालकों को इस प्रकार पाठ्यक्रम रखा जाए जिससे कि व्यावसायिक शिक्षा शामिल कर ली जाए और इससे इंटर्नशिप की भी व्यवस्था हो, तो उनके क्या व्यावसायिक शिक्षा भी उन्हें प्रदान की जाए। जैसे वो एकदम जब पूरी शिक्षा प्राप्त करके निकलें तो उन्हें रोजगार की आवश्यकता न पड़े, वो स्वयं भी अपना रोजगार कर सकते हैं, व्यवसाय कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ थी दोस्तों। बालक के पाठ्यक्रम के विषय वस्तु को प्रत्येक विषय में कम करके इसे बेहद बुनियादी चीज़ों पर केंद्रित किया जाने लगा। ठीक है, ताकि आलोचनात्मक चिंतन, खोज आधारित चर्चा, आधारित विश्लेषण, आधारित अधिगम पर भी जरूरी ध्यान दिया जा सके। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें। चलिए अब राष्ट्रीय पुस्तकें, एनसीईआरटी दोस्तों, एनसीईआरटी बालक के विद्यालय में पाठ्यक्रम सिलेबस में कम लचीलापन और रटकर सीखने के बजाय रचनावादी सीखने, मैंने अभी बताया ना रूट सिस्टम रटने की, भाई पहले के लोग पहले रटाते थे ना, दो टेबल स्टार्ट कर देते, 2 2 2 4 2 2 6 ऐसे 2 3 6, तो वो स्टार्ट, उसको भाई बंद कर दिया गया कि नहीं अब आपको रटाना नहीं है, उसको लचीलापन रट के करके बजाय सीखना, करके सीखना है दोस्तों। ठीक है, रचनावादी सीखने के तरीके पर अधिक जोर दिया गया। साथ साथ स्कूल के नेशनल टेक्स्ट बुक में भी बदलाव होने चाहिए तथा उसकी पुस्तकों में भी बदलाव किया गया। तो ये था आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। ये आपकी स्टडी 91 में कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई, आप सभी देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आप सभी को बहुत ही अच्छी लगी होगी दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। एक बार 2 बार चीज़ों को रिवाइज करेंगे तो आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। तो दोस्तों कल फिर मिलेंगे, इससे संबंधित क्वेश्चंस पे डिस्कस होगा, बहुत इंपॉर्टेंट श्रृंखला है कल की, तो इस पे जरूर आप जो अगर एक बार आपने वो क्लास कर ली तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आपका क्लियर हो जाएगा, कोई भी क्वेश्चन आपका फंसेगा नहीं। तो दोस्तों सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण और जय हिंद।